नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति की पैसे वाली पावर का डीएनए टेस्ट करेंगे। सवाल यह है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को कुछ 100 करोड़ या कुछ हजार करोड़ों की जरूरत क्यों होती है। चुनाव लड़ने के अलावा वो कौन कौन से काम हैं जिनके लिए इतनी बड़ी रकम की जरूरत उन्हें पड़ती है। पिछले 24 घंटों से बहुजन समाज पार्टी के एक बैंक खाते की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस बैंक खाते में नोटबंदी के बाद 104 करोड़ 36 लाख रुपए जमा किए गए हैं। जाहिर है, इस खुलासे के बाद राजनीति की दुनिया में अचानक बीएसपी और बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ट्रेंड कर रही हैं। पार्टी पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं और यह शक जाहिर किया जा रहा है कि इस रकम में कुछ गड़बड़ हो सकती है। खैर, इनकम टैक्स विभाग और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच से यह शक बहुत जल्द दूर हो जाएगा। लेकिन यहां बात सिर्फ बीएसपी या मायावती या किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है। हमारे देश के पूरे राजनीतिक सिस्टम में ही पारदर्शिता की बेहद कमी है। चंदे में मिले पैसों का हिसाब देना हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए नियमों के लूप होल्स का फायदा उठाकर पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे से राजनीति की बैटरी को रिचार्ज किया जाता है। ये बात आज एक गहरे मंथन और विश्लेषण की मांग करती है। इसके बाद हम आपको भारत की कैशलेस क्रांति की 2 तस्वीरें दिखाएंगे। इनमें से एक हरियाणा के एक स्मार्ट गांव की है, जहां हर गांव वाले के पास फ्री वाईफाई एक्सेस है और सारा लेन देन कैशलेस होता है। यह गांव एक स्मार्ट विलेज का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरी तस्वीर राजस्थान के अमृतनगर गांव की है, जहां राशन लेने के लिए एक कैशलेस ट्रांजैक्शन करना भी अपने आप में कोई पुरस्कार जीतने के बराबर है। वहां पॉइंट ऑफ सेल मशीन का नेटवर्क नहीं आता, जिसकी वजह से लोगों को छत पर जाना पड़ता है और जब मशीन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है एक लंबे इंतजार के बाद, तब जाकर ट्रांजैक्शन होता है, यानी तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। तो कहीं संघर्ष है और कहीं सफलता है। इन दोनों पहलुओं का डीएनए टेस्ट करना आज जरूरी है। और आज हम आपको उस इलाके में भी लेकर चलेंगे जहां देश का दुश्मन नंबर 1 आए दिन चक्कर लगाता है और भारत को आंखें दिखाने की जुर्रत करता है। ये वो इलाका है जहां आतंकवादी हाफिज सईद हर दूसरे दिन घूम घूम कर खौफ और दहशत की फसल बोता रहता है। इस इलाके को सफेद रण कहा जाता है। गुजरात के इस इलाके में भारत की सरहद का आखिरी पिलर है, जिसे पिलर नंबर 1175 भी कहा जाता है। कच्छ में नमक के रेगिस्तान से जो स्पेशल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि 50 डिग्री के तापमान और पत्थरों को भी गला देने वाली आबोहवा में हमारे जवान आतंकवादियों से कैसे मुकाबला करते हैं। जी न्यूज की टीम ने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से रिपोर्टिंग की एक स्पेशल सीरीज शुरू की थी। हमने ये सफर गुरदासपुर से शुरू किया था और अब यह सफर गुजरात के कच्छ में खत्म होने जा रहा है। ये हमारी टीम की हिम्मत वाली रिपोर्टिंग है और इसे देखकर आज आप जोश से भर जाएंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नोट बैन के बाद बीएसपी में 104 करोड़ के चंदे के सवाल पर मायावती ने आज जवाब दिया। कहा कि बीएसपी ने काला धन नहीं जमा किया और अगर उनकी पार्टी के अकाउंट की जांच हो रही है तो बीजेपी भी बताए कि नोटबंदी से पहले और बाद में उसकी पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ। मायावती ने आरोप लगाया कि उन्हें दलित होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। मायावती के आरोप के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दलितों के नाम पर मायावती भ्रष्टाचार को सही नहीं ठहरा सकती, उन्हें हिसाब देना ही होगा। बड़ा सवाल ये आता है, क्या अपने भ्रष्टाचार को दलितों के नाम पर छुपाया जाएगा? नोटबंदी के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के करोलबाग ब्रांच में बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए जमा किए गए। ईडी इसकी जांच कर रहा है। कांग्रेस की अगुवाई में 8 विपक्षी दलों ने नोटबंदी को लेकर सरकार को घेरा। विपक्षी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो रहे हैं मगर हालात नहीं सुधरे हैं। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर अच्छे दिनों के नाम पर देश को लूटने का आरोप लगाया।
demonetization and demonetization, it's a mega scam. ऐसा स्कैम आजादी का बाद कभी नहीं हुआ है। बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठा दिए। अभी हमने राहुल गांधी का फ्लॉप शो देखा है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला और शारदा घोटाला। इन भयंकर घोटालों के प्रोत्साहन करने वाले दल वहां बैठकर मोदी जी के ऊपर हमला कर रहे थे। नोटबंदी पर कांग्रेस ने समूचे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी, बीएसपी, जेडीयू, एनसीपी और लेफ्ट पार्टियां शामिल नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से आज नोटबंदी के विरोधियों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आपने मुझे चौकीदार बनाया है, अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं, तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि नोटबंदी ने एक ही वार में नकली नोट, आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को तबाह कर दिया। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरवर्ल्ड, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रख दी। पीएम ने उत्तराखंड में 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई और चारधाम यात्रा के लिए बनने वाली ऑल वेदर रोड का भी शिलान्यास किया। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में 900 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण होना है। इन रास्तों पर 132 पुल, 3 फ्लाईओवर, 13 बाईपास और 2 सुरंगें बनाई जानी हैं। प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़कों के किनारे इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने के लिए हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। बजट से पहले देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने आज अर्थशास्त्रियों और दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। नीति आयोग की तरफ से आयोजित बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अर्थशास्त्रियों ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने पर सरकार को सुझाव दिए। इसके लिए एक्सपर्ट्स ने सरकार से ज्यादा कीमत वाले कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने की मांग की। किसानों की आमदनी के अलावा टैक्स दर घटाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। एक्सपर्ट्स ने पीएम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहा। बैठक के दौरान नोटबंदी को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कम राजस्व वसूली पर चिंता जताई। पीएम ने ये भी कहा कि बजट जल्दी पेश करने से वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अलग अलग सेक्टर्स को फंड मिलने लगेंगे। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत ने काले धन को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। सहरावत ने आरोप लगाया कि एएपी ने फर्जी कंपनियों से चंदा लेकर काले धन को सफेद किया है। सहरावत ने 35-35 करोड़ के 2 चेक भी दिखाए जो आम आदमी पार्टी के नाम पर थे। सहरावत ने आरोप लगाया कि ये चेक फर्जी कंपनियों की तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए बनाए गए थे। आम आदमी पार्टी का ये जो एविडेंस इनके हाथ में आया है, इसमें क्लियर कट एस्टैब्लिश होता है कि पैसा जो है जमा करके और कंपनी से रिसाइकल करने का, शेल कंपनीज को इस्तेमाल करने का नेक्सस इसमें इन डॉक्यूमेंट से एस्टैब्लिश होता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर 20,000 से ज्यादा के चंदे की जानकारी दी, लेकिन उनकी डिटेल्स नहीं डाली। अरविंद केजरीवाल जी ने एक तरफ तो गलत ढंग से चंदा लिया और जब इनकम टैक्स ने उसका डिटेल्स मांगा तो उन्होंने उन सारी जानकारियों को जो खुद ही अपनी वेबसाइट पे लोड किए थे, दिखा रहे थे, उसको वहां से हटा दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने सुदीप बंदोपाध्याय को 30 दिसंबर को हाजिर होने के लिए कहा है। सुदीप बंदोपाध्याय को रोज वैली चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बंदोपाध्याय को सीबीआई ने पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन संसद सत्र की वजह से वो हाजिर नहीं हुए। रोज वैली चिटफंड घोटाला करीब 17,000 करोड़ रुपए का है। 10 राज्यों के लोगों को इस घोटाले में ठगा गया था। केंद्र सरकार ने करीब 20,000 एनजीओ के लाइसेंस पर रोक लगा दी है। अब ये एनजीओ विदेशों से चंदा नहीं ले पाएंगे। इस फैसले के बाद अब देश में 13,000 एनजीओ ही कानूनी तौर पर विदेश से चंदा ले पाएंगे। जिन एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया गया है, उन पर विदेशी चंदा लेने के कानून को तोड़ने का आरोप है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एनजीओ के कामकाज की समीक्षा करीब 1 साल पहले शुरू हुई थी और अभी भी ये जारी है।
तमिलनाडु के पूर्व चीफ सेक्रेटरी पी राम मोहन राव ने दावा किया है कि वो अब भी मुख्य सचिव हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद पद से हटाए गए तमिलनाडु के पूर्व चीफ सेक्रेटरी पी राम मोहन राव ने कहा कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया था, जो कि मुख्य सचिव के ऑफिस पर असंवैधानिक हमला है। राव ने कहा, मैं अभी भी तमिलनाडु का मुख्य सचिव हूँ क्योंकि मुझे अभी तक तबादले का कोई आदेश नहीं मिला। सपोर्ट के लिए राव ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को धन्यवाद भी दिया। I was chief secretary. I am the chief secretary. This government has no guts to serve me the copy of the transfer order to me. डीएमके ने राम मोहन राव के दावों पर तमिलनाडु सरकार से सफाई मांगी। केंद्र सरकार ने साफ किया कि कानून अपना काम करेगा। इस देश में सभी नागरिक बराबर हैं कानून की नजर में। अगर चीफ सेक्रेटरी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी और कोई सामान्य नागरिक भी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी। भारतीय रेलवे ने देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। रेलवे ने इस साल के अंत तक अपने इस लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाई थी। रेलवे ने अगले साल तक 400 बड़े स्टेशनों को फ्री वाईफाई सेवा से लैस करने का टारगेट रखा है। इस काम को गूगल की मदद से पूरा किया जाएगा। इसी साल जनवरी में रेलवे ने पहली बार फ्री वाईफाई सेवा शुरू की थी। आज गोवा और दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 325 यात्रियों की जान बाल बाल बची। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रनवे पर बड़ी लापरवाही के कारण इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान आमने सामने आ गए। इंडिगो की फ्लाइट लैंड करने के बाद जब टैक्सी वे पर थी, उसी समय स्पाइस जेट का प्लेन टेक ऑफ के लिए इंडिगो विमान के सामने आ गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी घटना गोवा एयरपोर्ट की है, जहां गोवा से मुंबई जाने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। टेक ऑफ करते समय विमान रनवे से फिसल गया, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक प्लेन के पहिए में आग भी लगी थी। हादसे में कई पैसेंजर्स को चोटें भी आई हैं। डीजीसीए ने जांच के बाद दिल्ली एयरपोर्ट हादसे के मामले में एटीसी के 2 स्टाफ को ड्यूटी से हटा दिया है। एटीसी स्टाफ ने लापरवाही बरतते हुए दोनों एयरक्राफ्ट्स को एक ही रनवे पर बुला लिया था।